स्टार पावर यानी स्टार चेहरों के जरिए वोट बटोरने की मुहिम भी तेज है। इसी के मद्देनजर बीजेपी ने पहले भोजपुरी सिंगर और एक्टर पवन सिंह को दोबारा पार्टी में शामिल किया और अब लोक गायिका मैथिली ठाकुर पर दांव खेलने की तैयारी है। टारगेट है मिथिलांचल का महायुद्ध जीतना। इसके लिए बीजेपी विधानसभा चुनाव में मैथिली ठाकुर को उतारने के लिए तैयार है। बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से मैथिली की मुलाकात के बाद उनका चुनाव मैदान में उतरना तय माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो मैथिली को उनके पैतृक जिले मधुबनी या ननिहाल दरभंगा से टिकट मिल सकता है। मैथिली ठाकुर महिलाओं और युवाओं में खासी लोकप्रिय हैं। बीजेपी को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा पार्टी को ये भी भरोसा है कि मैथिली के जरिए मिथिलांचल के ब्राह्मण वोट बैंक को साधा जा सकता है। लेकिन बीजेपी के मिथिलांचल प्लान को लेकर मैथिली ठाकुर क्या सोचती हैं? सुरीली दुनिया से निकलकर सियासी दुनिया में आने के पीछे मैथिली का क्या इरादा है? इस बारे में बातचीत के लिए आज हमारे साथ खुद मैथिली ठाकुर मौजूद है। मैथिली, बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स में। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो जूनियर है, जूनियर कोकिला, अब वो सीनियर बनने जा रही है। आपकी विनोद तावड़े जी से बात हुई है? क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई है, बताइए। मुझे बुलाया गया पटना ताकि हम लोग मिल करके बैठ करके बात कर सकें और मैं मिली नित्यानंद राय जी से, साथ ही साथ विनोद तावड़े जी से मिली और ये 30 मिनट 35 मिनट जो हमारी बातचीत हुई इसने मुझे काफ़ी प्रभावित किया। कई सारे ऐसे प्रश्न मेरे मन में उठे क्योंकि कहीं ना कहीं से उन्होंने मुझे खींचा बिहार की ओर कि अभी तक मैं जो भी कर रही हूँ बिहार के बाहर रह के कर रही हूँ। मैं बिहार जाती हूँ लेकिन रहती नहीं हूँ वहाँ पर, रहती दिल्ली में हूँ क्योंकि एक समय पर मेरे पिताजी बिहार छोड़ करके दिल्ली आए और फिर वही चीज़ आगे कंटिन्यू हो रहा है। सब बिहार के बाहर आकर के रह रहे हैं। तो यही सब बातों पे चर्चा हो रही थी कि यूथ को कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए बिहार की राजनीति में। तो तकरीबन 30-35 मिनट ये सारी बातें हुई और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये जो फ़ोटो है इस तरीके से वायरल होगा। और सबसे पहले विनोद तावड़े जी ने इसको पोस्ट किया, उसके बाद से लोगों ने जो प्रतिक्रिया दी है वो पिछले 4 दिन से मैं यही सब सुन रही हूँ और इसको समझ रही हूँ। समझ सकते हैं आपके लिए कितना अलग टर्फ है पॉलिटिक्स का, लेकिन फिर भी आप कूदने जा रही हैं इसके अंदर। तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि क्या बीजेपी यानी पार्टी की तरफ से कोई आश्वासन या संकेत मिला है आपको कि आपको टिकट जरूर मिलेगा और आप इस चुनाव को लड़ने के लिए तैयार हैं? जी, मुझे संकेत दिया गया है लेकिन अभी जो फाइनल कंफर्मेशन है वो तो कुछ समय बाद सबको मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। लेकिन एक संकेत है मेरे मन में, मुझे ऐसा महसूस हुआ जिस तरीके से वो कन्विंस कर रहे थे कि पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ नेगेटिव चीज़ नहीं है। पॉलिटिक्स हमारे लिए एक टूल है जिस तरीके से हम अपने समाज को सुधार सकें। तो ये सारी बातें जब मुझे बताई गई तो मैं बहुत खिंचाव महसूस हुआ मुझे वापस। तो मैथिली, ये बताइए कि 2 जगह हैं, एक तो आपको कहा जा रहा है कि मधुबनी से चुनाव लड़ लीजिए या दरभंगा से लड़ लीजिए। मधुबनी आपका पैतृक जगह है और दरभंगा आपका ननिहाल है। आपका मन कहां से चुनाव लड़ने का है? आप कहां से लड़ना चाहती हैं? मुझे बिहार से कहीं से भी सीट दी जाए तो मैं अपनी पूरी मजबूती के साथ मैं वहाँ पे खड़ी रहूँगी। लेकिन अगर मेरी पर्सनल प्रेफरेंस की बात की जाए तो मुझे बहुत अटैचमेंट है अपने क्षेत्र से, जो कि दरभंगा है, मधुबनी है। दरभंगा नानी गांव पड़ता है और मधुबनी दादी गांव पड़ता है। तो मुझे कोई सा भी सीट, कोई सा भी विधानसभा से मुझे उम्मीदवार अगर घोषित किया जाए तो मैं उतने ही स्ट्रांगली वहाँ पर खड़ी रहूँगी। अच्छा मैथिली, ये बताइए कि पॉलिटिक्स में आने का आपने तय कर लिया है, आपकी इतनी बातों से तो पता लग गया, लेकिन ये बताइए कि इस बात को लेकर घर के अंदर क्या माहौल है? क्या घर में कोई विरोध है कि मैथिली नहीं, चुनाव में मत लड़ो? राजनीति को ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि राजनीति अच्छी चीज नहीं है, इस राजनीति के अंदर मत जाओ। तो आपके घर के अंदर क्या किसी तरह का कोई विरोध है? सब मेरे सपोर्ट में हैं। मुझे आप समझ नहीं सकते, पिछले 3 दिन से जो मुझे फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस आ रहे हैं, सब लोग इतना भर भर के बधाई वाला मैसेज वाला दे रहे हैं। जितने भी अधिकारियों को मैं जानती हूँ, क्योंकि
पिछले 10 साल से मैं सब लोगों से इतनी जुड़ी हुई हूँ, सभी अधिकारियों का जो मैसेजेस आ रहा है कि सब मेरे साथ हैं, मुझे कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, किसी भी सहायता की ज़रूरत पड़े तो सब मेरे लिए खड़े हैं। सब लोगों ने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि सब मेरे साथ हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। परिवार वालों की मदद से ही मैं इस जगह पे खड़ी हूँ, उनके सपोर्ट के साथ ही मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए परिवार का साथ तो है ही, बाकी पूरे देश का मेरा साथ समर्थन है। बिल्कुल सही कहा आपने मैथिली, और आपकी मुस्कुराहट बहुत बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। आपको देख के हमेशा ऐसा लगता है कि बस आपसे सुनते ही रहें, गाना सुनते ही रहें। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, बिहार की राजनीति के अंदर कास्ट बड़ी मैटर करती है, जाति बड़ी मैटर करती है। आप ब्राह्मण परिवार से आती हैं, क्या आपको ब्राह्मण वोट बैंक साधने के लिए लाया जा रहा है? क्या प्रशांत किशोर की काट है? आपको क्या कहना है? जाति की राजनीति मैंने बहुत सुना है, बहुत टीवी पे मैंने इसके बारे में डिबेट्स देखे हैं, बहुत आर्टिकल्स पढ़े हैं, लेकिन अभी का जो माहौल मैं देख रही हूँ, जिस तरीके से लोगों की एक ही डिमांड है, चाहे वो कोई से भी जाति का हो। अगर मैं अपने दरभंगा और मधुबनी की बात करूँ तो सबके मन में यही है कि ऐसा इंसान हो जो काम करे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे चुन करके वहाँ से गायब हो जाना या फिर जो आश्वासन आपने दिया है वो काम ना करना, तो इससे लोगों को बहुत निराशा हुई है, बहुत हताश हुए हैं लोग। और 5 साल एक लंबा स्ट्रेच है, इसमें कोई इंसान किसी भी जगह को बदल सकता है, लेकिन वो 5 साल वेस्ट हो जाना ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। जाति वाली पॉलिटिक्स का बात तो मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ये चीज़ की जाति को लेकर के मुझे प्रस्ताव दिया गया है। मुझे तो ये लग रहा है कि मुझे अपने क्षेत्र में रहने का मौका मिले, मुझे सेवा करने का मौका मिले, क्योंकि मैं खुद के लिए बहुत जी ली। अभी मैं 25 साल की हूँ, खुद के लिए, खुद के करियर के लिए, मेरा खुद का संगीत, मेरा खुद का सफ़र, मेरा नाम कैसे बड़ा हो, इसके बारे में मैंने बहुत सोचा। लेकिन अब मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपने क्षेत्र के लिए जीना चाहती हूँ, अपने लोगों के लिए जीना चाहती हूँ। उनकी जो इच्छाएँ हैं, हमारे क्षेत्र में जो काम होना चाहिए, जो अभी तक जो चीज़ें छूटी रह गई हैं, उस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ना चाहती हूँ और लोगों को एक खुशी देना चाहती हूँ, लोगों को कॉन्फिडेंस फील करवाना चाहती हूँ। शांत जी से भी मेरी बहुत बात हुई है, सब लोग बहुत अच्छे और बहुत मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं, बहन की तरह मानते हैं। तो मेरा उद्देश्य राजनीति में अलग है, मेरा एस्पिरेशन अलग है, इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि राजनीति के बारे में जो नोशन बना है कि सिर्फ एक उम्र दराज जो एक्सपीरियंस्ड इंसान है, जिसने पूरा लाइफ जी लिया है, अब जाके राजनीति आजमा रहे हैं, तो ऐसा जो कंडीशनिंग लोगों के मन में है राजनीति को लेकर के, वो बदले, वो बेड़ियाँ टूटे, ताकि हम जो यूथ हैं, हमारी क्या विचारधारा है, हम लोग लड़ाने के पीछे नहीं, हम लोग सिर्फ विकास चाहते हैं, अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, अपने राज्य को भारत में भारत के बाहर हमारे राज्य का नाम हम ऐसा चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स मैं राजनीति करने के लिए राजनीति में नहीं आ रही हूँ, मैं सेवा करने के लिए राजनीति में आ रही हूँ। चलिए मैथिली, नेता की तरह आप बात करने लग गई हैं कि आप सेवा करने के लिए आ रही हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप संगीत साधना के लिए बेहद समर्पित हैं। आपका रियाज, आपका संगीत, वही आपकी साधना है। आपको बॉलीवुड का न्योता मिला, आपने बॉलीवुड में ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं संगीत की साधना करना चाहता हूं, लेकिन अब राजनीति में आने के लिए तैयार हैं। क्या लक्ष्य निर्धारित किया है आपने अपने लिए? लक्ष्य मेरा है कि मैं अपने जगह को, की जो कल्चर है, कोई भी इंसान की आइडेंटिटी होती है उसका कल्चर से, कि वो कहाँ का इंसान है। आप किसी से पूछते हैं तो सबसे पहले उसका नाम पूछते हैं, वो कहाँ से है ये पूछते हैं। उसके यहाँ पे कोई खाना पीना में जाते हैं तो उसके खाने पीने का ढंग अलग होता है, पहनावे का ढंग अलग होता है, रहने का ढंग अलग होता है। तो एक इंसान कहीं ना कहीं अपने कल्चर को लेकर के बड़ा होता है, वो उसकी आइडेंटिटी होती है। और बस यही कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बार बार आकर्षित करती हैं अपनी ज़मीन की ओर, अपनी जड़ों की ओर। और मैं किसी भी और चीज़ को, ये जो मेरा विजन है, उसके बीच में नहीं आने दूंगी। राजनीति मुझे और ज़्यादा ताकत देगी कि मैं अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रख सकूं, उसका देश दुनिया में प्रचार कर सकूं। अच्छा, ये भी बताइए आपकी क्या प्राथमिकता होगी? आप क्या बिहार के अंदर बदलाव करना चाहेंगी? कुछ सोचा है? 1 2 3 4? बदलाव का सिलसिला जब एक शुरू होगा तो ये मैंने आपको जैसे एक बात कही कि ये 5 साल इतना क्रूशियल है कि बहुत कुछ बदलने वाला है बिहार में, और इस क्रांति का मैं हिस्सा बनना चाहूँगी। कहीं ना कहीं आपको एक वो एनर्जी महसूस हो रहा होगा जो मैं नित्यानंद जी और
विनोद तावड़े जी से मिली, तो वो जो मैंने उनके बातों में उनके विजन्स को जो सुन करके, उनकी बातों को सुन करके जो मैंने महसूस किया, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि इससे पहले तक मुझे पॉलिटिक्स में नहीं जाना यही सोच रही थी। लेकिन उनसे बात करने के बाद मैं इतनी स्ट्रॉन्ग महसूस कर रही हूँ कि जो बदलाव लाने हैं मुझे अपने क्षेत्र में, उसके लिए मुझको वो अथॉरिटी चाहिए, वो पावर चाहिए। इसीलिए मुझे चुनाव लड़ना है ताकि मैं लड़ करके जनप्रतिनिधि कर पाऊँ। और अगर बदलाव की बात करें तो सबसे पहले कि हमको यूथ को एक विजन देना होगा। हमारी जो महिलाएं हैं, महिला सशक्तिकरण की हम बातें बहुत करते हैं, लेकिन कोई ऐसा इंसान जो ग्राउंड लेवल पर जा करके उनसे बात कर रहा हो, उनकी बातों को आगे तक लेके जा रहा हो। और मुझे लगता है इस चीज़ में मैं बहुत सक्षम रहूँगी, क्योंकि मैंने एक अपनी जर्नी बनाई है जहाँ पे मैं सभी लोगों से बहुत ही ज़्यादा घुल मिल के रही हूँ। और ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे अपने क्षेत्र में काम करते वक्त भी बहुत काम आएगा। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, और ये जो पूरा एस्पिरेशन है मेरे मन में कि मैं क्या क्या बदलाव लाना चाहूँगी, ये मैं इस पर खुल करके बात करूँगी। लेकिन मैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट का पहले वेट कर रही हूँ। जब ये एक औपचारिक घोषणा हो जाए, उसके बाद मैं आपसे मिल करके आपके चैनल पे अच्छे से इस चीज़ों को डिस्क्राइब करना चाहूँगी। मैथिली, आप देश की फेवरेट सिंगर हैं, लोग आपको गाते हुए सुनना चाहते हैं। और मैं तो ये भी कहूंगा कि मैं तो आपको हमेशा विधायक के रूप में मैं अभी भी सोच नहीं पा रहा हूं। मुझे मैथिली एज ए सिंगर ही अभी मेरे दिमाग के अंदर आ रही है। हम आगे बढ़े उससे पहले कुछ सुरीला हो जाए। बिहार चुनाव पर अगर कोई गीत है तो वो सुना दीजिए हमें। अभी मैंने चुनाव को लेकर के कोई गीत बनाया नहीं, क्योंकि ये सब बहुत अचानक से हुआ। मैं आज ही रात में कुछ सोच के लिखने वाली हूँ। बाकी एक भिखारी ठाकुर जी का ही मैं पद सुनाती हूँ, 2 लाइन। हे सजनी हो, ए सजनी हो, हे सजनी, हे सजनी हो, ए सजनी हो, ए सजनी, पिया गईल खलकतवा, ए सजनी, पिया गईल खलकतवा, ए सजनी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और आपकी आवाज इतनी प्यारी है ना कि सबको अपनी तरफ खींचती है मैथिली। और मैं आपको एक बात बता दूं कि राजनीति के अंदर 2 चीजें बड़ी प्रमुख हैं, एक है कास्ट और दूसरा है करप्शन। बिहार की पॉलिटिक्स में हमेशा से ये 2 बड़े मुद्दे रहे हैं। इसके अलावा बिहार में बाहुबली पॉलिटिक्स की बहुत चर्चा होती है। बड़े बड़े ऐसे लोग जिनके नाम बड़े बड़े हिस्ट्री शीटर के रूप में दर्ज हैं, वो भी चुनाव के अंदर उतर जाते हैं। इन तमाम चीजों पर आप क्या सोचती हैं मैथिली? बहुत लोग मुझे इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं पिछले 4 दिन से सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके की खबरें देख रही हूँ मेरे बारे में। बहुत सारे लोग सपोर्ट में हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिव मुझे दिखा रहे हैं कि पॉलिटिक्स बहुत नेगेटिव चीज़ है, आप इसमें मत पढ़िए, आप संगीत में रहिए, ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं। क्योंकि सबका नोशन यही बना हुआ है कि जैसा आपने कुछ शब्दों का भी यूज़ किया है कि बाहुबलियों का काम है पॉलिटिक्स करना, ये सारी चीज़ें, क्योंकि नोशन बना दिया गया है। देखते हुए हम लोग यही आए हैं। लेकिन अब बहुत ज़रूरी है हमारे बिहार राज्य में ऐसे बदलाव की जहाँ पे यूथ और खासकर महिला सामने आकर के काम करें, क्योंकि सबके अंदर वो साहस है, सबके अंदर वो आग है अपने क्षेत्र को सुधारने की, अपने क्षेत्र को एक नए आयाम पर ले जाने की। और ये सोच के कि अरे ये तो बच्चा है, ये तो बच्ची है, इससे कहाँ होगा, ये तो पॉलिटिक्स तो दबदबा वाले लोगों का या फिर बहुत ही क्या बोलते हैं, एक उम्रदराज लोगों का काम है। तो वही एक जो सोचने का तरीका है उसको बदलना है। और आने वाला 5 साल बिहार के लिए बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस क्रांति का हिस्सा मैं भी बनना चाहूँगी। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आप क्रांति का हिस्सा बने। लेकिन मैथिली में यह भी समझना चाहूंगा कि नीतीश कुमार बिहार के अंदर उस साल मुख्यमंत्री बने जब आप 5 साल की थी। अब उनको मुख्यमंत्री के तौर पर 20 साल हो गए हैं। आपको याद तो नहीं होगा कि लालू राबड़ी राज के अंदर क्या क्या था, लेकिन आपकी नजर में जो आपने सुना, जो आपने महसूस किया, जो आपने परिवार में अपने पिताजी से सुना, माताजी से सुना, रिश्तेदारों से सुना, आपकी नजर में नीतीश कुमार और लालू यादव के राज में क्या अंतर है? सबसे पहली चीज़, आप अगर गांव घर में, मैं मतलब बिहार से मेरा रिश्ता इतना मजबूत है कि मैं
हर महीने ही बिहार जाती हूँ और जितना ज़्यादा अवसर मिलता है मैं गाँव पे जा करके वहाँ पे लोगों से बहुत बैठ के बतियाने में बड़ा अच्छा लगता है। तो जिससे भी पूछा जाए कि उनको मुख्यमंत्री के रूप में कौन सबसे ज़्यादा पसंद आया आज तक, तो सबके मुंह पे यही नाम है कि हमको नीतीश जी ही चाहिए मुख्यमंत्री के रूप में, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम करके दिखाया। बिहार जिस गड्ढे में था उस गड्ढे से निकाल के बिहार को ऊपर रखा गया, ये बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने ये करके दिखाया है ये पिछले कुछ सालों में। और मैं जब से बोलने पढ़ने लायक हुई हूँ तब से मैं नीतीश जी को ही अपने मुख्यमंत्री के रूप में देखती आई हूँ। तो कहीं ना कहीं हम सभी उनका बहुत आदर करते हैं, उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं कि जो काम उन्होंने किया है अभी तक बिहार के लिए, सभी लोग इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। हम अगर कंपेयर भी करें, जैसा मैं पापा के मुंह से सुनती हूँ, पापा की उम्र के लोगों के मुंह से सुनती हूँ कि पहले 7 बजे के बाद तो किसी का घर से बाहर निकलना ही नामुमकिन होता था, और अभी मैं पिछले 10 साल से अपने बिहार राज्य में एक ज़िले से दूसरे ज़िले जाना होता है कार्यक्रम के लिए, रात में 12 बजे 1 बजे 2 बजे बिना किसी डर के हम लोग यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं और कोई दिक्कत नहीं आती कहीं भी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों ने देखा है, झेला है, सीखा है, तभी सबके मुंह पे नीतीश जी का नाम है। बहुत अच्छी बात कही आपने परिवर्तन को बनाया, महसूस किया, देखा, और आप खुद जी रही हो उस परिवर्तन को जो नीतीश कुमार ने किया, वो कानून व्यवस्था के नाम पर और खासकर महिलाओं को लेकर। लेकिन मैथिली ये माना जाता है आमतौर पर कि जब कलाकार बड़ा हो जाए, उम्र दराज हो जाए, उसके बाद वो राजनीति के अंदर आए। कई बड़े लोग आते हैं राजनीति के अंदर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इस छोटी उम्र में राजनीति के अंदर आना और इस छोटी उम्र में राजनीति के अंदर आकर नाम कमाने की कोशिश करना, आपके पहले कई बड़े सियासतदान, कई बड़े लोग भी सियासत में एंट्री ले चुके हैं, तो मुझे ये बताइए कि एक अभिनेता या एक सिंगर या एक कलाकार के राजनीति में आने के पीछे क्या क्या इंस्पिरेशन होता है, क्या प्रेरणा होती है? देखिए, मैं किसी के बारे में बोलना नहीं चाहूँगी क्योंकि मैं अपने तरीके से सोच रही हूँ। मुझे लोग सलाह दे रहे थे काफ़ी कि मेरा करियर बहुत अच्छा चल रहा है, तुम रिस्क मत लो। लेकिन मैं इतनी सेल्फिश नहीं हूँ कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूं कि मेरा करियर अच्छा चल रहा है तो मैं अपने कंफर्ट जोन में रहूँ, मैं दिल्ली में मज़े में रहूँ। मेरे जो एक कंफर्ट जोन, जिस तरीके से मैं एक लूप में चल रही हूँ कि आराम से उड़ करके किसी दूसरे जगह जाओ, भारत में, भारत के बाहर आराम से घूमो फिरो, कॉन्सर्ट करो और वापस घर को आओ, सब कुछ बहुत परफेक्ट मेरी लाइफ में चल रहा है, टच वुड। और आगे चल के तुम इसको रिस्क मत लो। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इतना कर ही इसी रही हूँ, मेरे जीवन का मेन उद्देश्य ही ये है कि मैं लोगों के लिए क्या करूँ, मुझे लोग कैसे जाने रहे। जब मेरी बात हो, मैथिली ठाकुर की बात हो, तो सिर्फ ये नहीं कि मैथिली ठाकुर ने अपने लिए क्या क्या किया, वो अपने जीवन में कितनी ऊंचाइयों तक गई, लेकिन साथ ही साथ ये कि मैंने लोगों के लिए क्या क्या किया, मुझे लोग किस तरीके से याद रखें। तो मेरा विजन कंप्लीटली मेरा है और वो अलग है, यूनिक है। इसीलिए ये मेरे लिए लोग बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन मैं सोच रही हूँ मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे भाजपा इतना बड़ा अवसर देने के बारे में सोच रही है। हालांकि अभी कुछ फाइनल अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, इसके लिए मैं भी बहुत उत्सुकता है मेरे मन में कि क्या होता है, लेकिन मेरी जर्नी है। बिल्कुल सही कहा आपने, आपकी जर्नी है और आपकी जर्नी एक लैंडमार्क है। अगर ये कहा जाए कि ये एक स्थापित लैंडमार्क है तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। 25 साल की उम्र में देश और दुनिया में अपने संगीत के बल पर छा जाना ये कोई आसान काम नहीं है मैथिली, और इस काम को आपने पूरा किया है। ये आपकी मेहनत है, ये आपकी लगन है, जिसके चलते आप अब विधायिका भी बनने जा रही हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा, छोटा पैकेट बड़ा धमाल। आपकी सुरीली आवाज की दुनिया कायम है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी आपकी तारीफ कर चुके हैं। आपका खुद का आइडियल कौन है? आपका आइडियल संगीत में कौन है? आपका आइडियल राजनीति में कौन है? कौन आपकी प्रेरणा है? किसने आपको इस ढंग से समर्पित एक संगीत सेवक बनाया है? प्रधानमंत्री जी, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ और उनको घंटों भर में प्रधानमंत्री जी को बोलते हुए सुनूं तो मुझे लगता है कि मैं उसमें 10 बातें नई सीख लूँगी। जीवन जीने का फॉर्मूला, मंत्र, उनके पूरे जीवन काल को देख करके, उनका जो पूरा जर्नी रहा है, इसको देख के मुझे लगता है मैं ही नहीं, हमारी पूरा यूथ जो है प्रधानमंत्री जी से बहुत इंस्पायर्ड है। तो मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन है वो।
आपने बिल्कुल प्रेरक व्यक्तित्व का नाम लिया। प्रधानमंत्री मोदी पूरे 145 करोड़ देश की प्रेरणा है, पूरे 145 देश करोड़ के लोगों को प्रेरणा देते हैं मैथिली। और आपने बिल्कुल सही कहा कि उनकी जब बातें आप सुनने बैठ जाते हैं ना, तो उनकी बातों से कई सारी चीज निकल कर आ जाती है, जिससे आप इंस्पायर होते हैं और जिसमें आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। अब मैथिली, राजनीति में आप जैसे युवा चेहरों की जरूरत है और दरकार भी, लेकिन आपके फैंस के लिए तो आपका संगीत ही सबसे बड़ी नेमत है। और उन फैंस में मैं भी एक हूं, मैं नाचीज भी एक हूं। आपका बहुत जबरदस्त बड़ा वाला फैन नहीं, मैं आपका बहुत बड़ा एसी हूं, ये कहूंगा। इस खास मौके पर हम यही चाहेंगे कि मैथिली अपना फेवरेट गीत गाकर सुनाए, वही जो आपके दिल के सबसे करीब हो। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से, मोर प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया, मोर प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। बहुत खूब मैथिली, और इसी सुरीली आवाज की वजह से आपको बिहार की जूनियर कोकिला कहा जाता है। और अब ये जूनियर कोकिलर सीनियर बनने वाली है, सीनियर के साथ साथ विधायिका भी बनने वाली है। इस नई जर्नी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आपको पता है ना, बिहार और हमारा देश जो है त्योहारों का देश है। यहाँ पे समय समय पर त्योहार होते हैं और आप एक लोक संगीत की साधिका हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा छठ पर्व के बारे में, क्योंकि छठ पर्व बिहार का सबसे बड़ा पर्व है, देश और दुनिया के सबसे बड़े पर्वों में से एक है। हमें कोई ऐसा छठ का गीत सुनाइए। आप कहेंगे दीपक जी लगातार फरमाइश पर फरमाइश करते जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि छठ पर कोई ऐसा गीत सुनाइए जो आपको भी पसंद हो और आपके फैंस को भी बहुत बहुत पसंद हो। मैं बहुत सारे छठ के गीत मुझे बहुत पसंद है, तो पटना का घाट को लेकर के बहुत सारे छठ के गीत बने हुए जो मैं आपको सुनाती हूँ। पटना के घाट पर हम हुँ रघिया देबई हे छठी मैया, पटना के घाट पर हम हुँ रघिया देबई हे छठी मैया, हम ना जाएब दोसर घाट देखब हे छठी मैया, हम ना जाएब दोसर घाट देखब हे छठी मैया। बहुत खूब मैथिली, बहुत खूब। आप हमसे जुड़ी, आपने इतनी सारी बातें करी, अपने दिल की बातें बताई, ये भी बताया कि आप क्यों राजनीति में आना चाहती हैं, ये भी बताया कि राजनीति में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज़्यादा प्रेरित करते हैं। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि आप संगीत की साधना भी कमोबेश इसी तरीके से जारी रखिएगा अपने नए रोल में। जिस तरह से आप एक संगीत साधक के तौर पर बिल्कुल फिट हैं अपने इस रोल के अंदर, वैसे आप विधायिका के रोल में भी बिल्कुल फिट हो। मेरे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप हमसे जुड़ी, आपने इतनी सारी बातें की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और मैं चलते चलते यही कहना चाहूँगा कि जूनियर कोकिला अब सीनियर विधायिका बनने वाली है, इसके लिए आपको अग्रिम बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अब वक्त है